हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीडियो नंबर 1 में सेट 1 और सेट 2 हाई स्कूल विज्ञान का यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन, एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम सेट 3 और सेट 4 के एमसीक्यू के डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे साइंस क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे बोला है हमसे आभासी भी बनाना है और यहाँ पे बोला है कि आकार में बड़ा भी बनाना है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि आभासी एवं आकार में छोटा, तो अगर आभासी एवं आकार में छोटा तो वो सिर्फ उत्तल दर्पण में होता है जिसे कि हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे बाइक का साइड मिरर या किसी व्हीकल का साइड मिरर जो होता है उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उस व्हीकल से छोटा ही बनता है जो साइड मिरर बगल में लगा होता है। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कंडीशन एक होती है कि जब वस्तु को हम लोग दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखें, दर्पण का ध्रुव है और यहाँ पे फोकस इनके बीच में रखेंगे अगर, तो ये प्रतिबिंब इस साइड चला आता है, यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा सवाल है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी लेंस और दर्पण की, कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है अवतल की, अवतल दर्पण में, वही यहाँ प्रॉपर्टी होती है उत्तल लेंस में, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही ऑप्शन मार सकते हैं उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकाश के नीले रंग दिखने का क्या कारण होता है। तो इसका नॉर्मल सा एक कारण प्रकीर्णन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में जितने भी धूल पार्टिकल होते हैं वो टकराकर सभी पॉसिबल मतलब सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है, और बैगनी रंग का प्रकाश अधिक होने के कारण, सीधा सीधा बोल दें तो नीला, तो उसका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला सवाल है चौथा कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4। पांचवा वाला सवाल है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा क्या। तो एक इसका ट्रिक याद रखिएगा, अगर श्रेणी क्रम है तो उसमें धारा समान होती है, अगर समांतर क्रम है तो उसमें विभवांतर समान होता है। और ये बात हो रही प्रतिरोधों की, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो धारा समान होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। पहला बोला है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ये भी नहीं। अगला है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यही सही है। यहाँ सवाल बदल सकता है, हो सकता है यहाँ श्रेणी की जगह समांतर दे दे। अगर समांतर देता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, बट हमसे श्रेणी क्रम पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बहुत इजी है, इसमें बस यूनिट पूछ लिया हमसे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच की विभवांतर इकाई वोल्ट होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो याद रखिएगा, जब दिशा मतलब हमसे पूछा हुआ कि एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा यहाँ पे सवाल में ही दे दिया कि क्षेत्र के लंबवत है तो बल की दिशा भी हमेशा लंबवत है कि उन दिनों दिशाओं के लंबवत, मतलब यहाँ 3D की बात कर रहा है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई, एक जेड, और ये तीनों आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। 8 नंबर का सवाल है, इस पे हर बार एक सवाल पूछता है, या तो एल्केन का पूछ देगा या तो एल्काइन का। तो आप जानते होंगे कि एल्केन और एल्कीन और यहाँ पे एल्काइन। यहाँ पे एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है सिर्फ, और यहाँ पे इसका फार्मूला था CnH2n-2 होता है।
जैसे एक इसका एग्जांपल भी कभी कभी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा एल्केन, जैसे इसका एल्केन हो गया एन बराबर एक से स्टार्ट होता है, एन बराबर इसमें एक पुट करेंगे। बाकी यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन में एन बराबर एक नहीं, एन बराबर दो से रखना पड़ता है हमको। अगर जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो आएगा हमारा CH4। एन बराबर एक का जो एल्क सीरीज होता है, मतलब जो एन बराबर एक का नाम होता है उसको बोलते हैं मेथ। और मेथ में जो अनुलग्न जुड़ेगा जिसको हम लोग प्रत्यय भी बोलते हैं, तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो उसका फार्मूला बन जाए, उसका नाम बन जाएगा उस फार्मूले का मेथेन। उसी तरह इसमें आगे की सीरीज बढ़ती जाएगी। एन बराबर दो रखेंगे तो बनेगा C2H6, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ऐसे ही मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आगे बनता चला जाएगा। एल्कीन में वही है, मेथिन नहीं होता है, यहाँ स्टार्ट होता है एथीन से। और इसका एक और ट्रिक है, इसकी पहचान होती है, एल्केन की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन की पहचान होती है डबल, और एल्काइन की पहचान होती है ट्रिपल बॉन्ड। ये जो एल्केन आता है ये संतृप्त में आता है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त में आता है। इस पे अनेक तरह के सवाल बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, या तो हमें इसका नाम देके पूछ दे कि ये किस सीरीज का है। और हम लोग जानते हैं इसे सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला वाला वैसा ही सजातीय श्रेणी से हमसे सवाल पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सजातीय समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी है। तो याद रखिएगा, सजातीय श्रेणी जिसमें हर एक क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर हो उसको हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी, मतलब पहले और जस्ट उसके बाद दूसरे वाला। यहाँ पे चेक करते हैं कि सजातीय श्रेणी है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे C2 है, यहाँ पे C3 है, मतलब C2 से C3 C का डिफरेंस तो है, बट यहाँ पे देखेंगे H2 है, यहाँ पे H6 है, H2 और H6 में H4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये सजातीय श्रेणी पहला तो नहीं है। दूसरा वाला CH3OH CH3CH2, पहली बात कि अगर इसका फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, जैसे फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह, एक OH है एक CHO है, यहाँ पे CHO यहाँ पे OH, जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग है तो इसका मतलब सजातीय श्रेणी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, हाँ एक ऐसा एक भी हो सकता है ऑप्शन क्लिक करने का कि अगर सजातीय श्रेणी एक जैसा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप अगर एक जैसा क्रियात्मक समूह तो उसके 99% चांस है वो सजातीय श्रेणी हो सकता है। अब थर्ड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, एक में लिखा HCHO और अगले वाले में लिखा CH3CHO। यहाँ पे चेक करेंगे ना तो इसमें एल्डिहाइड समूह दोनों में है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे H है और यहाँ पे C है, तो C का डिफरेंस तो है और यहाँ H2 का डिफरेंस है, तो इसमें मिल गया CH2 का डिफरेंस। इसका मतलब ये सजातीय श्रेणी में है, थर्ड वाला। चौथा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही अभी बताया गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप समान वही हो सकता है। फिलहाल तो इसमें चौथे वाले में एक एल्कोहल समूह यहाँ पे OH दिख रहा और बीच में यहाँ पे ईथर दिख रहा। ईथर का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, दोनों साइड R होते हैं, मतलब दोनों साइड कार्बन की चेन होती है। फिर उसके बाद है कि अच्छा, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है कि उपयुक्त के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प इसमें दो हो सकते हैं, फिलहाल चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हमसे दो ऑप्शन पूछा है, बट इसमें कोई भी दो ऑप्शन के आंसर ठीक नहीं है। और अगर इसमें दो ऑप्शन अगर होता तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है C2H2 और C3H6, तो C2H2 की जगह C2H4 अगर होता, जैसे C2H4 और C2H6, तब ये सजातीय श्रेणी बन सकता। तो फिलहाल इसमें एक ही ऑप्शन सही है, हो सकता है इसमें पेपर में मिसप्रिंट हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तांबा है और ये सोना है, पहली बात तो ये जल के साथ क्रिया करेगा ही नहीं, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बचा पोटेशियम और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो गर्म जल के साथ क्रिया करता है और पोटेशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के जो नीचे होते हैं वो जल या एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कॉपर, Hg, Ag, Au और प्लेटिनम। ये सब जो होते हैं जल के साथ क्रिया या एसिड के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए इनका संक्षारण भी नहीं होता और इसीलिए हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं कर पाते। क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे की वस्तुएं, नीचे के तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम, जो कि बहुत क्रियाशील होता है, ठंडे जल के साथ क्रिया कर जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पोटेशियम को पानी में डालने पर ब्लू कलर की फ्लेम आती है और बहुत तेजी के साथ फटता है। 11वां सवाल है कि शून्य pH विलयन वाला कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये
उदासीन नहीं होगा, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं। उदासीन सिर्फ 7 के लिए होता है। तो 0 के लिए तो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होगा, अगर 7 हो तो उदासीन होगा। कभी कभी पूछ देता है कि प्रबल अम्लीय होगा कि प्रबल क्षारीय। तो हम इसमें होता है कि 7 से जितना ज्यादा कम होगा उतना प्रबल अम्ल होगा, और 7 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रबल क्षार होगा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश एवं प्राणवायु में उपस्थित संयोजन अभिक्रिया निम्नलिखित से क्या बनता है। तो याद रखिए ग्लूकोज बनता है, जो कि इसका एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। CO2 प्लस H2O जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में यहाँ क्रिया करता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूर्ण करके उसके यौगिक का गुण क्या होता है। मतलब ये बताना हमसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि CH3COO और इसका रिएक्शन कराना हमको किसके साथ कराएंगे कि क्या बनेगा। तो याद रखिएगा CH3COO इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, और ये बना है एसिटिक अम्ल से, तो ये हुआ लवण। तो पूछा है कि लवण की क्रिया अगर कराएंगे किसके साथ, तो मेथेन बनेगा, और मेथेन के साथ सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। तो इसमें नॉर्मल थ्योरेटिकल सवाल से कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो। ये याद रखिएगा ये लवण है, और इसकी अगर क्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं, याद रखिएगा ये जो CaO है ये उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या तो घटाता है। इसको कहते हैं क्विक लाइम, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसके जगह पे हम NaOH रखेंगे तो बैलेंस करने के लिए भी हमको बताना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो हमको फिलहाल MCQ टिक करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। अब उसके बाद भाग 3 है, तो बायो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप होते नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कि पौधे में फ्लोएम का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम का मतलब खनिज तत्वों का परिवहन, और अगर यहाँ पे लिखा हो कि फ्लोएम एक तरह का वाहिका होती है जिसमें से खनिज तत्व जाते हैं, उसमें से खाद्य पदार्थ। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है जल एवं परिवहन। तो याद रखिएगा जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, जब फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ करता है, तो इसमें C हो जाएगा। इसमें वह मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आती है किरण का प्रतिच्छेदन कहाँ करती, मतलब करती है, पूछा हुआ है। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, वो बोला है कि उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष पे कहाँ काटती है। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से चलने वाली रेखा अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये पॉइंट जो है वक्रता केंद्र होगा। तो हमसे वही पूछा था कि किरण अक्ष का प्रतिच्छेदन कहाँ पे करती है, तो हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। एक लेंस वस्तु के विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा और आवर्धित। अभी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर लेंस हो और दर्पण हो, तो अगर दर्पण अगर हमसे पूछ लिया आभासी और बड़ा तो अवतल दर्पण, और हमसे लेंस पूछ दिया तो उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। सेम सवाल है जो पीछे पूछा था। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सपोज दैट अगर हमारे पास ये आईज है कुछ ऐसा, तो इसमें ये जो बड़ा वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, जो कि आइरिस लेंस होता है। और इसमें एक और बीच में से छोटा सा काला भाग होता है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं, और पिपिल भी बोला जाता है उसी को। अब परितारिका जो होती है इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं, इस बड़े वाले काले भाग को, जिसका कलर अलग अलग हो सकता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक भी होता है। और पक्षमावी पेशियां जो होती है यहाँ पे जो लगी होती है, पक्षमावी पेशियां, रेटिना इसके पीछे बना होता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो बोला कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, हम इसी को छोटा बड़ा करके हम लोग फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पक्षमावी पेशियों द्वारा। अगला है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। सेम सवाल था उसमें कि नीले रंग का प्रकीर्णन पूछा था, यहाँ भी नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा।
पांचवा सवाल है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। फिलामेंट का प्रतिरोध हम जानते हैं P बराबर V²/R होता है। तो R बराबर हो जाएगा V² हो जाएगा यहाँ पे। तो V की वैल्यू है 220, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, और नीचे 440। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से यहाँ 220 है, यहाँ 22 दूना यहाँ 44 हो गया, और इसको कट करेंगे यहाँ पे बचेगा 110। टोटल यहाँ पे कट करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव, उनके संकेत या मिलान करना है। तो अगर ऐसा लिखा हो तो ये तो होता है प्रतिरोध। अगर इसी के ऊपर ऐसे एरो लगा जाए तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा पहले वाले का, हो जाएगा ये तीसरा वाला। अगला है ये, इसको तो अमीटर कहते हैं जो माइनस वाला है, और ये जो प्लस वाला है, कभी कभी इसको अमीटर का काम होता है सीधा सीधा बोले तो धारा मापने का, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग समांतर क्रम में यूज करते हैं। तो ये दूसरा हो गया अमीटर, मतलब दूसरे का चौथा। अगला ये तो बैटरी का, मतलब सीधा सीधा बोले तो सेल का साइन है, क्योंकि बोल सकते हैं सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ऐसे बना होता है। ये प्लस वाला होता है बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस, तो हो जाएगा बैटरी, थर्ड वाला हो जाएगा बैटरी। और इसी के जैसे ढेर सारे संयोजन ऐसा होता है कुछ, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। याद रखिए कि ये सेल है बट ये बैटरी है, सेलों के संयोजन को बैटरी बोला जाता है। और अगला वाला है कि कुछ ऐसा बनाया गया, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक पहला वायर है, दूसरा वायर हमको यहाँ से ले जाना, तो हम ऐसे ना ले जाके हम इसको ऐसे ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं वायर क्रॉसिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तार क्रॉसिंग, तो हो जाएगा चौथे का पहला वाला। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। पहले का हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद हो जाएगा दूसरे का चौथा। तो पहले का तीसरा यहाँ पे है, पहले का तीसरा यहाँ पे है, दूसरे का चौथा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल है कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव एक उसका पोल नॉर्थ में, दूसरा पोल साउथ में, तो उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा लटका हुआ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में नहीं होती? तो ये सब जानते हैं कि मरकरी। अगर हमसे अधातु पूछे तो याद रखिएगा ब्रोमीन। अधातु, ये हमसे पूछा है धातु। कभी कभी यहाँ पे मरकरी ऑप्शन में दिया भी होता है, यहाँ पे सवाल बदल देता है, धातु न देके अधातु दे देता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लवण तथा जल। यहाँ कभी कभी हो सकता है अम्ल एवं धातु की क्रिया से प्राप्त होता है, तो कभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन वाला ऑप्शन सही होता है, बट हमसे क्षारक पूछा है। निम्नलिखित अभिक्रिया ये दिया हुआ है, उष्मा दे के हमने इसको हीट कर दिया, इसको कहते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने हीट दिया, ये दो भागों में वियोजित हो गया, मतलब टूट गया, सीधा सीधा बोलने तो वियोजन या अपघटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अगला है कि श्रृंखलन का गुण किसमें सबसे पाया जाता है? तो याद रखिए सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। ये कार्बन की अनंत श्रृंखला बना सकता है। 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए, उसमें हमने बताया था पीछे वाले सेट में, सेट नंबर 3 में, कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की क्या पहचान होती है। वो सवाल सेम पूछ दिया। तो याद रखिएगा जब सिंगल बॉन्ड हो तो समझ जाइएगा कि वो एल्केन है। फिर से बता दे रहे हैं, डबल बॉन्ड की पहचान है कि वो एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे दिख जाए, याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड चेक करना है। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है तो पहला नहीं होगा, दूसरा वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाले में नहीं होगा क्योंकि सिंगल दिख रहा सब जगह। 80 वाले में भी यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, डी वाले में, सॉरी सी वाले में डबल, डी वाले में सिंगल बॉन्ड। तो ये तो एल्केन का है डी वाला, और ये वाला एल्कीन का सी वाला, ए वाला भी एल्कीन का, बट बी वाला एल्काइन सीरीज का है। उसकी पहचान होती है कि वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगला सवाल है कि ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, एथेनॉल का भी हम लोग यूज करते हैं। एथेनॉल का यूज हम लोग एल्कोहल कंजम्पशन मतलब ड्रिंकिंग में भी यूज करते हैं। एल्कोहल का यूज हम लोग सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसको हम लोग एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी कहते हैं। इसका यूज हम लोग स्पिरिट में भी करते हैं,
इसका यूज हम लोग अल्कोहल कंजम्पशन में भी करते हैं, इसका यूज हम लोग औषधि में करते हैं, जैसे अभी बताया गया सैनिटाइजर, तो बहुत जगह इसका यूज होता है। एथेन का यूज हम लोग सीएनजी में करते हैं। मेथेन और एथेन का जो मिक्सचर होता है, एथेनोइक अम्ल जो होता है उसको सिरका बोलते हैं, जैसे CH3COOH, इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, या सिरके का अम्ल या एसिटिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। सिरके में जो 8% होता है वो एसिटिक अम्ल ही होता है। अगला है प्रोपेन, तो प्रोपेन का यूज हम लोग एलपीजी सिलेंडर में करते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है कि गुर्दे की इकाई, जो ये वायु का सवाल है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो होता है, इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। इस नेफ्रॉन का हिंदी भी दे रखा है विक्राणु। अगला है कि पौधे में जाइलम का, अभी पीछे सवाल था हमसे पोषक तत्वों का पूछा था, तो याद रखिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। जाइलम मतलब जल, तो जल का वहन करेगा। फ्लोएम मतलब खाद्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का वहन करता है, तो उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। स्वपोषी पूछा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पौधे के ही ले लीजिए, क्योंकि पौधा तो स्वपोषी होता है। क्लोरोफिल चाहिए, सीधा सीधा पौधे के बारे में ही पूछा है, तो 16 का ए, 16 का बी भी हो जाएगा, 16 का सी भी सही है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसलिए कोशिका द्रव्य तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में उपस्थित पाइरूवेट एसिड की बात कर रहा है, उसका ऑक्सीकरण होता है माइटोकांड्रिया में। अगला है कि मेंडल ने अपना प्रयोग, किसने, ये सब बता देगा कि वंशानुगत बताया था, आनुवंशिकी का गुण दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो CFC, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखिएगा, ओजोन परत बचाव किससे करता है, तो याद रखिएगा यूवी लाइट से। अगला है कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। देखिए, घास, फिर गेहूं है, फिर आम है। आहार श्रृंखला मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, कि कौन किसको क्या कैसे खाता है। बी में देखेंगे, घास, घास को खाई बकरी, बकरी को खा गया मानव, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अगला है बकरी गाय, तो बकरी को गाय तो खाएगी नहीं, गाय को हाथी खाएगी नहीं। आहार श्रृंखला का मतलब ना एक दूसरे का भोजन बने, उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं, एक दूसरे की श्रृंखला चले। इसको हम लोग ऊर्जा का क्रम भी कहते हैं, कि किस